हेलो, नमस्कार, हाय एवरीवन। मेरा नाम है कृतिका। मैं आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स करवाने जा रही हूँ। तो बहुत सारे लोग इसका इंतज़ार भी कर रहे थे कि नवंबर, दिसंबर के कभी आएँगे। तो दोनों का हम साथ में ही कर रहे हैं बिकॉज़ नवंबर की न्यूज़ थोड़ी कम थी, अभी सब्सटैंशिएट करके बहुत सारी न्यूज़ हैं जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको हेल्प करेंगी। तो डिफरेंट कैटेगरीज़ की दोनों प्रीलिम्स एंड मेंस की न्यूज़ जो कि बात करती हैं कि कैसे-कैसे, जैसे कि बहुत सारे आपके इंडेक्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती है, हिमाचल में इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो डिक्लाइन की है, फिर आपका ब्यास रिवर माइनिंग क्राइसिस है, तो ये मेंस का पार्ट हो जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारी आपकी न्यूज़ है जो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब उस आगे बढ़ने से पहले सब लोगों को जिन्होंने अभी एचएस का एग्ज़ाम निकाला, बहुत सारी बधाइयाँ। हमारे अकेडमी में भी बच्चे हैं जिन्होंने पेपर निकाला है, जिनमें से वैसे तो सारे स्पेशल हैं, लेकिन एक बहुत स्पेशल है, वो मेधा प्रोत्साहन से जो हिमाचल की स्कीम है, उसमें एनरोल्ड थे और उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करके बहुत छोटी उम्र में पेपर निकाला। तो होपफुली आप जो हैं, आप भी अपनी एक दिन फाइनल लिस्ट में नाम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं जी, ये सारी न्यूज़ हैं आज की हमारी। स्पेशली हमारा विंटर सेशन भी था इस बार बैठा हुआ, तो बहुत सारे ऐसे जो अमेंडमेंट्स हैं वो किए गए हैं, जिनके बारे में हमने बात करनी है कि रेरा का जो एक्ट है उसमें कुछ हुआ है, फिर जो रिक्रूटमेंट है एचपीपीएससी और ये जो हिमाचल प्रदेश का चयन आयोग है, इनके बारे में बात की गई है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। बाकी इनकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, O2IAS अकेडमी। वहाँ पे अभी आने वाले टाइम में मैं ईयरली जो आपकी मैगज़ीन है वो भी डालूँगी, तो इनको ज़रूर पढ़ना है आपने एग्ज़ाम में जाने से पहले। बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटी जो कि न्यूज़ में रही हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं जी हम लोग अपनी पहली न्यूज़ के साथ में। ये बात करता है इन्फेंट मोर्टेलिटी की, कि जो आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है हिमाचल प्रदेश में वो कम हुआ है। तो कम, सबसे पहले तो इन्फेंट मोर्टेलिटी का पता होना चाहिए आपको कि 1000 बच्चों पर 1000 जो है, कितने ऐसे इन्फेंट्स हैं जो सर्वाइव नहीं करते हैं। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट आई, ये 2023 का बुलेटिन था, लेकिन अभी 25 में पब्लिश हुआ है। इसका नाम है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और इसको निकालने वाला है आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस और आपका दूसरा है सेंसस कमिश्नर। तो इन्होंने मिलकर ये निकाला। इसमें देखा गया कि 2023 का है ये बुलेटिन, तो उस ये मतलब याद रखना है, आप कंफ्यूज ना हो जाए कि 23 का है, 25 में क्यों पूछा है। 25 में पब्लिश हुआ है। तो अब यहाँ पर बात की गई कि हिमाचल में ना ये जो है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, विच इज गुड, कि ये कम ही होना चाहिए, पर डेथ इन्फेंट जो है वो कम होनी चाहिए। ये पहले जो है आपका 22 हुआ करता था, फिर ये आपका 17 हुआ एंड फाइनली अभी हम लोग देख रहे हैं इट इज 14। तो 14 जो है बेटर नंबर है कि धीरे धीरे करके ये ठीक हो रहा है। जबकि हम आसपास के अगर नेबर से देखते हैं तो पंजाब का 17 है, देन इधर उत्तराखंड का 20 है और हरियाणा का 26 है। अब जब हम इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करते हैं ना, इसमें दो फैक्टर आते हैं। देखो, दो फैक्टर होता है। एक तो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि बच्चा जो है वो सरवाइव कैसे करेगा जब उसको प्रॉपर डिलीवरीज हॉस्पिटल्स में करवाई जाएंगी, मेडिकल फैसिलिटीज उनको जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। सुनते हैं ना आपकी बच्चों को जो है मशीन में रखा, या डिफरेंट डिफरेंट आपके अलग अलग फैसिलिटीज होती हैं। तो वैसे ही वाली एक तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर और एक हो गया आपका जो मदर का हेल्थ है, उनके ऊपर काम किया जाता है। ये दो मेन फैक्टर आ जाते हैं। अब ये जो रिपोर्ट है इसका अच्छा खासा जो योगदान है वो माना गया कि ग्रास रूट इंटरवेंशन की गई और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी उसमें भी चेंजेस लेकर आए हैं। अब हिमाचल में अगर हम बात करें तो 90% जो लोग हैं वो रूरल हिमाचल में रहते हैं। पहले तो दाइयां होती थी और उन्हीं के द्वारा जो है बच्चे डिलीवर किए जाते थे, लेकिन अभी अगर आप देखा जाए तो 96% जो डिलीवरीज हैं वो हॉस्पिटल्स में मूव हो गई हैं, चाहे वो किसी भी मतलब एकदम बैकवर्ड एरिया में भी है, लेकिन वहां पर भी ये हॉस्पिटल्स जो है वहां पर डिलीवरीज करवाई जाती हैं। अब साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या होता है, जैसे स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट होते हैं, फिर आपके और डिफरेंट डिफरेंट जगह जो है इनको बनाया जा रहा है। सिविल हॉस्पिटल है आपका यहाँ पर बनाया हुआ, जिसमें डिफरेंट आपके मशीन्स रहती हैं, तो इनका ध्यान रखते हैं। साथ में एक और जो फैक्टर ऐड हुआ है हिमाचल में वो है आशा वर्कर्स। जो ये आशा वर्कर्स हैं, इनसे भी होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर ये वाला सिस्टम निकल कर आया है कि यहाँ पर वो जो डिफरेंट घर जहाँ पे बच्चे हुए हैं उनको और उनकी माताओं का केयर करने के लिए आशा वर्कर्स जो है उनको अपॉइंट किया जाता है। तो आपके ये दो मेन फैक्टर्स जो है निकल कर आए। टारगेट क्या है कि अभी 14 है, अब हमने इससे और नीचे बढ़ना है कि कोई भी जो आपका ये इन्फेंट है ये यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकलिटी में हो तब हो, लेकिन
कोशिश करें हम लोग कि किसी भी तरीके से उनको यहाँ पर बचा सके। और केरला और गोवा जहां पर सिंगल डिजिट में यहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वहां तक हमने पहुंचना है। स्पेशली देखो चैलेंजेस कहाँ आते हैं, जो चंबा है, किन्नौर है, लाहौल एंड स्पीति है, यहाँ पर कम्यूट इतना ज्यादा इजी नहीं है कि आप फटाफट से हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। तो वहां पर ट्राइबल एरियाज भी हैं, साथ में ही बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस जो ज्योग्राफी की वजह से निकल कर आते हैं, वो आते हैं वहां पर, जिनको हमें ओवरकम करने की जरूरत है। नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी रियल एस्टेट, जो हमारा एक्ट है उसमें अमेंडमेंट की गई, रेरा। अब जो ये रेरा है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये बनाई गई यहाँ पर कुछ इन चीजों का ध्यान रखने के लिए कि किस तरीके से प्रोजेक्ट प्लानिंग होगी, कैसे ट्रांसपेरेंसी, कस्टमर मैनेजमेंट, इन सब चीजों के ऊपर काम करने के लिए। अब इसमें अमेंडमेंट लेकर आए हैं जिसमें पूरी ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया था यहाँ पर। तो इसको समझना है सबसे पहले। तो सबसे पहले इन्होंने जो चेंज लाया ना, वो लाए अब यहाँ पर जो कमेटी रहती है, जो उनका कमेटी हेड है, उसमें लेकर आए हैं चेंजेस। देखो इधर पहले कमेटी हेड, इन्होंने अमेंडमेंट ले आए हैं, पक्की हो गई है तो इनको याद कर लेना है। पहले जो कमेटी हेड होता था वो था चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है जस्टिस GS संदावालिया। तो ये इस कमेटी को हेड करते थे। और अब जो है वो रहेगा चीफ सेक्रेटरी। इधर जो है टेन्योर में चेंज लाए, पहले 5 साल होता था और उसको रीन्यू किया जा सकता था, लेकिन अब जो है वो 4 साल रहेगा और वापस से रीन्यू नहीं होगा। तो ये 2 चेंजेस मेजर हमारे पास आते हैं। और अब हमारे जो चीफ सेक्रेटरी उनका नाम क्या है, श्री संजय गुप्ता। अब एक चीज और समझनी है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव्स होते हैं, 2 तरीके के पर्सपेक्टिव निकल कर आते हैं। सबसे पहले तो जो सरकार है उसने क्या बोला, सरकार ने बोला कि हमें यहाँ से चीफ जस्टिस को इसलिए हटाना है क्योंकि बोला ये जुडिशियल बॉडी तो है ही नहीं, जस्टिस जो आपका जुडिशियल इनकी पावर्स है उनका इस्तेमाल तो इसमें किया ही नहीं जा सकता। तो बोलते इससे अच्छा जो आपका चीफ सेक्रेटरी है उनका हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका काफी सारा जो है मतलब एक्सपर्टीज रहती है, तो बोलते हैं वो यहाँ पर रेरा में काउंट होंगी। उसके लिए हमने क्या किया, ये चेंज किया। दूसरा भाई एक्सपर्टीज डिफरेंट जो आपकी अर्बन डेवलपमेंट में है, हाउसिंग में है, और इसी के साथ में जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी। लेकिन पूरी की पूरी जो आपकी हमारी एक ऑपोजिशन है उन्होंने यहाँ पर वॉकआउट किया। सबसे पहली चीज उनके यही थी दिमाग में कि जो इंडिपेंडेंस है रेरा की वो चली जाएगी। जो एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग की तरह काम करता है वो नहीं कर पाएगा। और जो ये अपनी मनमानी अब यहाँ पर चलेगी, क्योंकि जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स थी या फिर जो भी हमारे चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के वहां पर चेयरमैन, तो वो ना एक बैलेंस बना के रखते थे। दूसरी चीज जो इन्होंने बोली वो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। जो रेरा है ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट आता है। ये इसमें दोनों जो सेंटर है और स्टेट है दोनों ही लॉ बना सकते हैं। जो सेंटर का लॉ है अगर ये इसके अंडर अमेंडमेंट लेकर आते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये इसमें से बाहर कोई लेकर आते हैं तो उसके लिए यहाँ पर प्रेसिडेंट का अवेल करना, उनका एसेंट लेना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तभी वो अप्लाई होगा। लेकिन जी हाँ बिल्कुल वो बना सकते हैं रूल, इस तरीके का अमेंडमेंट ऐसी कर सकते हैं। तो 2 व्यूज देखे हमने, एक को बोलते हैं प्रो एग्जीक्यूटिव, एक है प्रो जुडिशरी। तो गलत नहीं है, ये एक A से B जाने के 2 रास्ते हैं, एक ये है एक ये है, ये दोनों के बारे में जो है बात कर रहे हैं कि ये हमारा एक है ये हमारा दूसरा है। तो कई लोग एक को फेवर करते हैं, कई दूसरे को फेवर करते हैं, ये बिल्कुल अप्रोच के बारे में। नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी हिमाचल प्रदेश का, जो रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज अमेंडमेंट बिल है 2025 का। अब जो भी पेपर होता है सबसे पहले अब हमारे पास चयन आयोग है और HPPSC है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये लोग जो है एक नोटिफिकेशन निकालते हैं कि इतनी 30 पोस्ट जो है आने वाली हैं, और उसके ऊपर फिर आगे जो भी उसमें कार्रवाई रहती है, लोगों को पता चलता है, लोग जो है कुछ फाइल करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सारा होता है। यहाँ पर फिर जो है पेपर प्रॉपरली निकाला जाता है, जिसमें डिटेल्ड वे में कि कब लास्ट डेट रहेगी, वो सारी बातें होती हैं। अब ये जो यहाँ पर ये चेंजेस लेकर आए हैं इस वाले आपके एक्ट में, तो ये यहाँ पर इसके बारे में यही बात कर रहे हैं कि हमें प्रायर ये जो नोटिफिकेशन आती है इसकी जरूरत नहीं है। वापस से जो ऑपोजिशन है उन्होंने इसका विरोध किया यहाँ पर कि ये जो सबसे पहले प्रायर पब्लिकेशन है इसको बिफोर नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने क्या बोला, इससे बिना मतलब के डिलेज होते हैं, तो फटाफट से जो है वो पेपर निकाल दिया जाए। एफिशिएंसी जो है इससे चयन आयोग की और HPPSC की दोनों की ही बढ़ेगी। लेकिन अगेन ऑपोजिशन ने जो है, देखो आपको पर्सपेक्टिव्स पता होने चाहिए, आप जो भी चूज करोगे हो सकता है आपको ये सही लगे, हो सकता है आपको ये सही लगे,
लेकिन आपको पता दोनों होने चाहिए क्योंकि आप एस्पिरेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये है इसमें बात की गई कि ट्रांसपेरेंसी का इशू रहेगा। जो ऑपोजिशन है उन्होंने बोला कि जो पब्लिक का एक फीडबैक जाता था, इतने सारे लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं, वो यहाँ पर एक फीडबैक जो है वो देते हैं, ऑब्जेक्शन सजेशन जो भी रेज करना चाहते हैं वो करते हैं। अब इससे क्या हुआ, अब इससे वो जो पहला स्टेप है वही चला गया, तो फिर अगेन क्या होगा, जो अकाउंटेबिलिटी है चाहे वो HPPSC की है या फिर चयन आयोग की है, वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो इन्होंने इसमें भी विरोध किया, लेकिन अगेन ये भी ऑलरेडी पास हो चुका है। फिर नेक्स्ट न्यूज में आते हैं जी हम लोग। नेक्स्ट न्यूज बात कर रही है कि हिमाचल प्रदेश का क्या इंडिया का पहला ऐसा पैराग्लाइडिंग स्कूल जो कि नेशनल एयर स्पोर्ट्स गाइडलाइंस के हिसाब से है और एयर क्लब ऑफ इंडिया की एक्रेडिशन यानी कि ऑफिशियल एक जो हम बोल सकते हैं परमिशन, ऑफिशियल रिकॉग्निशन जो है वो इनको मिल चुका है। सबसे पहला है पूरे इंडिया का। अब 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, एयर, हम लोग यहाँ पर पैराग्लाइडिंग की बात कर रहे हैं। पैराग्लाइडिंग में अगर आप ट्रिब्यून देखते हैं, आप कोई भी न्यूज़पेपर देखते हैं, हर एक दिन के बाद में हर एक में आपकी वो रहती है, न्यूज रहती है जिसमें कोई ना कोई पैराग्लाइडर, कोई रशियन था, कोई कहीं से था, कोई ना कोई मारा गया, कोई कहीं पे गिर गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। तो थोड़े दिन पहले हम लोग एक पॉलिसी की बात कर रहे थे कि कैसे जो भी हमारा ये एडवेंचर स्पोर्ट्स है, इसके लिए हमें ना कुछ किसी तरीके की सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर ये जो एक्रेडिटेशन है ये गाइडलाइंस लेकर आएगा साथ में। गाइडलाइंस जो हैं वो रहेंगी आपकी नेशनल एयर स्पोर्ट्स गाइडलाइंस की, जिसमें हेल्प किया जाएगा और इससे क्या होगा, सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे ऐसे एक्सीडेंट्स कम होंगे और हिमाचल की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। अब ये मिला कौन से स्कूल को है, तो इसका नाम है PG गुरुकुल। PG मतलब पैराग्लाइडिंग गुरुकुल। गुरप्रीत ढिंडसा है जिन्होंने इसको यहाँ पर शुरू किया था। ऑलरेडी यूके से इन्होंने अपनी जो भी ट्रेनिंग है वो लेके रखी है। सो ही इज अ वेल लाइक रेड एंड इन्होंने यहाँ पर इसको प्रॉपर चला के रखा है। अब इवैल्यूएटर्स जो है इसमें डिफरेंट आए थे आपके, एक टेक्निकल एक्सपर्ट थे यहाँ पर, ब्रिटिश हैंग ग्लाइडिंग जो है वहां से भी कुछ लोग आए थे। तो इन सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर ये जो इसको एक्रेडिटेशन है यानी कि एक फॉर्मल परमिशन है, फॉर्मल एक रिकॉग्निशन है, वो यहाँ पर दिया। तो एपेक्स बॉडी, सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है, एरो क्लब ऑफ इंडिया। इसमें किसको मिला, तो इनका नाम था आपका PG गुरुकुल, जिनको ये आपके ये चलाते हैं गुरप्रीत ढिंडसा। बस इतना सा है। और मेंस के लिए जो भी आपका यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर बनेगा कि सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है और हमारे पास में कोई प्रॉपर है नहीं इसके लिए, चेकिंग के लिए या गाइडलाइंस के लिए, ट्रेनिंग के लिए। जैसे आप ये जिंदगी है दोबारा देखिए है ना, उसमें वो क्या करते हैं, सबसे पहले चाहे वो स्कूबा डाइविंग करने जाते हैं, चाहे ऊपर वो जो जिसमें डाइव करते हैं स्काई डाइविंग वो करने जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भाई आपका 2 लोग रहते हैं, एक जो पायलट होता है वो, तो यहाँ पे पायलट की गलती की वजह से भी बहुत बार देखा गया है, अभी थोड़े दिन पहले हुआ जहां पर टूरिस्ट जो है वो बच गया लेकिन पायलट मर गया, लेकिन गलती पायलट की थी। अब तो उस तरीके के इश्यूज ना हो, तो उसके लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के बारे में इसमें बात की जा रही थी। नेक्स्ट आ जाता है हिमाचल प्रदेश का टेनेसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे पहले बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लैंड रिफॉर्म्स मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं कवर, लेकिन ऐसे सोच के चलो कि देश आजाद हो चुका है, ये हमारी टोटल लैंड है। टोटल लैंड जो है वो बहुत सारे अमीर लोगों के पास में थी और बहुत सारा हम लोग जो खाना है वो बाहर से इंपोर्ट किया करते थे। तो डिसाइड किया गया कि सबको ना थोड़ी थोड़ी जमीन दे दी जाए। ये जो थोड़ी थोड़ी जमीन है यहाँ पर लोग अपना अपना सा कमाएंगे, अपना अपना सा खाएंगे, इंपोर्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे और लोग अपना यहाँ पर खुद, वही जिसको आत्मनिर्भर बोलते हैं अभी हम, वो हो जाए। तो इसी के लिए बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, जिसमें से एक जो है हमारा ये टेनेसी एंड आपका लैंड रिफॉर्म्स एक्ट था 1972 का। इसी में एक सेक्शन 118 था। अब हुआ ये था कि डॉक्टर YS परमार थे यहाँ पर, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी जमीनें बेच दे रहे हैं लोगों को, और जब बेच दे रहे हैं तो बाद में जब वो पैसे खत्म हो जाते हैं तो वहीं पे लेबर बन के काम वापस से करने शुरू करते हैं। तो बोलते हैं ऐसे तो हिमाचल को बाहर के लोग खा जाएंगे। तो इन्होंने ये सेक्शन 118 जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें प्रतिबंध लगाया गया, कंप्लीट बैन नहीं है, ध्यान से सुनना है, प्रतिबंध लगाया गया किस चीज के ऊपर, एग्रीकल्चरल लैंड को लेने और देने के लिए। ये सबको पता है ना, इसके ऊपर वाद विवाद होता रहता है कि क्या ये सही है या नहीं, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के भी जो नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट है वो वहां पर
लैंड को अगर लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली बैन है, लेकिन हाँ उनको सबसे पहले कुछ ना कुछ जो है वहां पर रीजन शो करना पड़ेगा। एक प्रॉपर जो परमिशंस हैं वो डिनाई नहीं होती, लेकिन हाँ डीसी ऑफिस में जो एनओसीज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लेकर जाना पड़ेगा। तो अब ये जो सवाल है ये निकल कर आता है कि इसमें हम अमेंडमेंट लेकर आना चाहते हैं। अमेंडमेंट कहाँ जैसे लानी है हमने, देखो सेक्शन 118 में यहाँ पे ना एग्रीकल्चरल लैंड की बात की गई है। अब एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कहा गया है सिर्फ उसी लैंड को जो कि खुद उसको वहां पर प्लाउ करता है या खुद वहां पर जो है कल्टीवेशन करता है। अब ये अगर हम लोग इस दुनिया के हिसाब से देखते हैं तो इतना ज्यादा मतलब कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि अब लोग कम करते हैं, खुद बहुत कम करते हैं। तो बोलते हैं मॉडर्न डे के हिसाब से इसको चेंज होना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस तरीके की इसमें एग्जेम्पशंस आएंगी, जैसे एग्जेम्पशन टू फार्मर कोऑपरेटिव्स। अब जो फार्मर कोऑपरेटिव्स हैं वो और भी काफी कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम है वो कहाँ है, एग्रीकल्चरलिस्ट कम्युनिटी से ही आते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड में ही इन्वॉल्व हैं। वैसे ही जैसे कि जो आपके रूरल एरियाज हैं वहां पर जरूरी नहीं कि लैंड कोई लेना बेचना चाहता हो, जो लीज पे दिया जाता है बोला उसको ना इसमें से सेक्शन 118 में से निकाल दिया जाए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो यहाँ पर। साथ में जो रियल एस्टेट के फ्लैट्स हैं वो बेचे जाते हैं, उसको इसमें से निकाल दिया जाए, और साथ में पेनल्टी बेस्ड टाइम एक्सटेंशंस हो। अब ध्यान से सुनना, ये पास नहीं हुआ, जो अमेंडमेंट है वो पास नहीं हुई। रीजन बिहाइंड इसमें ना एक चीज का फर्क नहीं होगा, छोटी सी चीज नहीं है ये, बाहर से जो लोग हैं वो आकर खरीदने लगेंगे या प्रोसेस ही इजी हो गया। तो इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, जिसके लिए एक सिलेक्ट कमेटी बिठाई गई है। सिलेक्ट कमेटी का मतलब ये है कि जब आने वाला आपका बजट सेशन रहेगा तो बजट सेशन तक आते आते वो यहाँ पर अपनी रिपोर्ट देंगे कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की इकोलॉजी के ऊपर, हिमाचल की जो हमारी संस्कृति है, एक एक हमारा कल्चर है उसके ऊपर, और बाकी चीजों के ऊपर क्या क्या असर पड़ने वाला है। जब ये सारी चीजें क्लियर होंगी फिर इसके ऊपर वापस से चर्चा की जाएगी। पर अगेन आपको ऑलरेडी समझ आ गया। अब ये एक्सप्लॉयटेटिव नहीं था उस वक्त, जो है जब हम इसकी टेनेसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट की बात करते हैं 1972 की, तो इसमें हुआ ये था कि बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो ऑक्यूपेंट्स थे उनको ही लैंड दे दी गई कि अगर आप ऐसे पिछले अलग अलग कंडीशंस हैं सभी लैंड रिफॉर्म्स में, कि जैसे आप पिछले 10 साल से अगर वहां पे लेबर हो, उस पे लैंड पे काम करते हो, क्योंकि पहले बहुत सारे सिस्टम थे, जमींदारी, बर्तनदारी, 100 तरीके की चीजें। तो अगर आप वहां पे 10 साल से हो तो आप उसको, वो लैंड आपकी हुई और आप वहां पे जो भी लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। जो भी ऐसी लैंड है जिसको आप खुद यहाँ पर रिजर्व्ड लैंड है, अनइरिगेटेड लैंड है, वो सरकार के पास में चली गई। पर ऐसा नहीं कि ये न्याय हुआ अन्याय हुआ लोगों के साथ में। जो विडोज थी, अनमैरिड विमेन थी, जो महिलाएं अपने पति से अलग हो चुकी थी, माइनर्स थी, या मेंटल डिसेबिलिटी वाले लोग थे, उनको इसमें से एग्जेम्प्ट किया गया है कि उनकी जो लैंड है वो उनकी ही रहेगी। वैसे ही अगर केस होता है यहाँ पर तो वो हमेशा फेवर में जाएगा एक लैंडलेस लेबर के, विलेज आर्टिसन, मतलब वल्नरेबल जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनके हिसाब से। तो इसी के ऊपर अभी हम बजट सेशन का वेट करेंगे, वहां पर क्या क्या चीजें आएंगी। जो चेयरमैन है वो इसके रेवेन्यू इंस्पेक्टर जगत सिंह जी हैं, उनको बनाया गया है। तो आने वाले टाइम में फिर हम देखेंगे कि सिलेक्ट जो कमेटी है वो क्या क्या देखती है, कि लैंड सिक्योरिटी, इकोलॉजी, इसके ऊपर क्या क्या असर पड़ा है। फिर हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारी न्यूज है HIV के बारे में। ध्यान से सुनेंगे। देखो HIV जो है वो यूजुअली नीडल शेयरिंग से और आपके इंटरकोर्स से ही होता है, दो चीजें रहती हैं। तो सबसे ज्यादा हिमाचल में हम लोग ड्रग मैनेस देख रहे हैं, चिट्टा का जो यूजेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हेरोइन का यूज, ये सारी चीजें नेशनल और इंटरनेशनल, स्विट्जरलैंड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वहां पर भी आपकी ये केस स्टडी है अगर आप पढ़ना चाहें कि कैसे जब ड्रग का यूज बढ़ता है तो HIV भी बढ़ता है। नीडल शेयरिंग इज वन ऑफ द बड़ा रीजन। अब यहाँ पर देखा गया कि पिछले कुछ सालों में जो HIV का रेट है ये 0.12 से बढ़ के 0.25 के पास में यहाँ पर बढ़ा है, जस्ट बिकॉज अगेन ड्रग मैनेस पिछले सालों में ही बढ़ी है, जिसको हम बोलते हैं इंजेक्टेबल ड्रग यूज। पहला फैक्टर हुआ ये। दूसरा, वल्नरेबल ग्रुप्स, जैसे कि आपके फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, देयर आर सम मेन एज वेल, तो बोलते हैं ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, इनमें भी HIV के केसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। अब हम लोग क्या किन चीजों पे ध्यान देते हैं आगे। सबसे पहला तो एक होता है ना आपका वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। ये दो तरीके का वो रहता है, ट्रांसमिशन रहता है। तो यहाँ पर जो वर्टिकल है उसको हम लोग कैसे बंद करते हैं। वर्टिकल का मतलब है कि एक मदर जो है उनको HIV है और उससे बेबी को भी हो जाएगा, तो इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही यहाँ पर
जो आपके टेस्ट हैं वो किए जाते हैं और उसके बाद में उनको मेडिकेट किया जाता है अगर उनको HIV है तो। इससे क्या होगा कि वर्टिकल एलिमिनेशन हो जाती है। और बड़ी सारी चीजें करके रखी हैं ट्रीटमेंट में, जैसे कि ये आपकी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होती है, फिर आपके डिफरेंट हेल्थ वेलनेस सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर भी करवाया जाता है और उनको आपकी डिफरेंट जो फैसिलिटीज हैं वो भी दी जाती है, जिनमें से एक आती है ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी। ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी पता है क्या है? जो आपके नशा मुक्ति केंद्र होते हैं वहां पे भी यही करते हैं कि क्लीन नीडल्स, क्लीन जो भी आपका वो कंज्यूम करते हैं वो भी दिया जाता है, लेकिन मेडिसिनल फॉर्म में, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके उसको कम करते हैं, उसके जो विड्रॉल्स हैं वो भी कम होते हैं। तो ये है आपका हमारा जो HIV के केसेस हिमाचल प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज बात करती है नेशनल जो आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके बारे में, जिसमें राशन कार्ड बनते हैं, जो खाना है वो गरीबों के घर तक पहुंचता है। यहाँ पर देखा गया हिमाचल प्रदेश में कि जो 20% हैं वो आपके बेनिफिशियरीज घोस्ट बेनिफिशियरीज हैं, या फिर मतलब गलत बेनिफिशियरीज जो है वो यहाँ पर देखे गए इनएलिजिबल हैं। अब इनको ना दो तरीके से बोलते हैं, एक होता है इंक्लूजन एरर या एक्सक्लूजन एरर। इंक्लूजन का मतलब है कि जो फैमिली है उसमें से एक परिवार ने अलग निकलना था और अपना राशन कार्ड अलग निकालना था। अब इस दौरान क्या हुआ कि उनका नाम यहाँ पे भी रह गया, यहाँ पे भी रह गया, तो डुप्लीकेशन हो गई। ये हो गया आपका इंक्लूजन एरर। एक्सक्लूजन क्या हुआ, कुछ लोग रह गए जस्ट बिकॉज वो एक जगह से उन्होंने अपना नाम निकलवाया, दूसरी जगह डालना था वो वहां पे भी नहीं गया, एक्सक्लूजन एरर। तो इससे एडिशन होता है, इससे ऐसे कम होता है यहाँ पर। तो अब नेशनल ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि जैसे हम लोग देखें सोलन में सबसे ज्यादा देखा गया कि लोगों ने अपनी गाड़ियों के बारे में नहीं बताया, व्हीकल ओनरशिप की उनके पास में है कि नहीं। हाई एनुअल इनकम में भी सोलन सबसे आगे है जहां पर 821 केसेस देखे गए। फिर लैंड ओनरशिप, डेड बेनिफिशियरीज बहुत सारे होते हैं जिनका नाम नहीं कटवाया गया, दे आर डेड, दे हैव बीन डेड फॉर अ व्हाइल। साइलेंट राशन कार्ड्स जिनमें कोई यूजेज नहीं है, कार्ड्स जो हैं 6 महीने में यूज ही नहीं हुए हैं, डुअल रजिस्ट्रेशन, तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर इनको बोला जाता है। अगेन ध्यान रखेंगे 20%, 20% इज बेसिकली 5 कर लाख है यहाँ पर। टोटल बेनिफिशियरीज 28 लाख के पास में थे, उसके 5 लाख थे, और भी बड़े सारे देखे गए कि आपके इसमें डुप्लीकेट्स थे अंदर सिस्टम में, 40,000 उनको डिलीट किया गया। तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर देखे गए। नेक्स्ट न्यूज है ना, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे CM साहब हैं, उन्होंने यहाँ पर एक ये हिमाचल हाट जो है इसको इनॉग्रेट किया। अब यहाँ पर समझनी चीज ये है कि हमारे पास में ना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं बहुत सारे, उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं जो चीजें बनाती हैं। फिर हमारे आ जाते हैं आर्टिसंस हैं, फार्मर्स हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। आप ना पता नहीं गए हो ऐसी जगह की नहीं ना, कभी जाना, अगर जाओगे तो मुझे फोटो भी जरूर भेजना। बहुत सारी हिम ईरा की शॉप्स होती हैं, ब्रांडिंग है, नमहोल है बिलासपुर के पास में ना, वहां पे बनी हुई है। तो वहां पे क्या होगा, एक होगा लाहौल कॉर्नर होगा, लाहौल वाले कॉर्नर में लाहौल की सॉक्स, ग्लव्स या फिर शॉल्स रखी हुई हैं, काला जीरा रखा हुआ है या सी बकथॉन रखा हुआ है, फिर एक किन्नौरी वो है, ये है। तो ये क्या है, ये सारे आते हैं हिमाचल के एक ब्रांड के अंदर जिसका नाम है हिम ईरा। इसमें क्या होता है कि जो भी वही ये आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं, आर्टिसंस, फार्मर्स, ड्रैगन फ्रूट उगा रहा है कोई कुछ, वो सारी चीजें इकट्ठे करते हैं और इस ब्रांड नेम के अंडर उसको बेचा जाता है। अब ये जो ब्रांड नेम है इसी की एक लोकल मार्केट जो है वो तैयार की गई जिसको बोला गया हिमाचल हाट। ऐसा नहीं कि बड़ा, वैसे ही ये जो शॉप्स जैसी रहती हैं आपकी, शिमला में लिफ्ट के पास में इसको जो है यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। तो शिमला जाएंगे, यहाँ पर डेफिनेटली जाना है और उसका मुझे फोटो भेजना कि देखने में कैसा लगता है। तो सुंदर होती हैं, बट अगेन आपने जो जो चीजें पढ़ी है ना, जैसे जितनी चीजों को GI टैग मिला है वो सारी चीजें वहां पे रखी होती हैं, या फिर हिडिंबा माता का जो मंदिर है उसका एक वुडन स्कल्पचर बना के रखा है, ऐसी वाली चीज। ठीक है, तो याद रखना है हिम ईरा क्या है। हिम ईरा इज अ ब्रांड नेम जो कि हिमाचल सरकार ने दिया है। डिफरेंट ये जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं या फिर लाइक एम्प्लॉयमेंट वाइज अगर इनको देखा जाए तो इनके ऊपर और काम करने की जरूरत है। इन सारे ग्रुप्स के जो भी चीजें या प्रोड्यूस यहाँ पर रहता है उसको इस ब्रांड नेम के अंदर बेचा जाता है। नेक्स्ट न्यूज हमारी बात करती है कि हिमाचल की जो बच्चियां हैं वो बहुत आगे बढ़ रही हैं। जो कबड्डी का वर्ल्ड कप हुआ उसमें ये फर्स्ट आई और उसमें से 5 लड़कियां जो है वो हिमाचल से थी, जिनके नाम है ऋतु नेगी, पुष्पा राणा, भावना ठाकुर, चंपा ठाकुर और साक्षी शर्मा। अब मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया ये है कि ऐसे बच्चों को एटमॉस्फेयर जो है और सुविधाएं वो मिलती रहनी चाहिए। एक भी मैच नहीं इन्होंने हारा, लास्ट में जाके एक ही बारी में जीते हैं।
और बहुत ही ऐसे हमारा जो हिमाचल का नाम है वो भी डेफिनेटली यहाँ पर रोशन किया। अब समझना ये कि जैसे ना वहां पे हुआ हरियाणा में दंगल, देखिए आपने, फोगाट सिस्टर्स के बारे में जानते हो आप, तो क्या है, एक एनवायरनमेंट बना स्पोर्ट्स के लिए भी। स्पोर्ट्स में अब बहुत सारी आगे अपॉर्चुनिटीज हैं, तो बोलते हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए, जैसे कि स्पोर्ट्स हॉस्टल्स हो गए या फिर आपके धर्मशाला में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर्स हैं, ताकि वहां पर लड़कियों को और लड़कों को सभी को मतलब एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सके यहाँ पर। और फिर स्टेट ऑनर्स के साथ में वैसे ही कि जैसे कि अभी जो आपकी वो थी ना, क्रिकेटर थे जिनका नाम था रेणुका ठाकुर, उनको भी कुछ रिवॉर्ड जो है वो दिया गया। सेम वे बोलते हैं इन बच्चियों को भी अवार्ड भी मिलना चाहिए और जॉब भी मिलनी चाहिए। तो ये करंट एम्प्लॉयमेंट जो है इसके बारे में भी बात की। तो ये जो नेक्स्ट न्यूज है ये बात करती है एक पर्सनालिटी के बारे में जिनका नाम है वजीर राम सिंह पठानिया, जिनका स्टैचू भी बनाया गया और इनको कमेमोरेट करने के लिए अब जो है एक आपका वीर दिवस भी हिमाचल प्रदेश में 11 नवंबर को मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, 11 नवंबर को वीर दिवस, किसके नाम के ऊपर? तो ये आपके राम सिंह पठानिया जी के नाम के ऊपर। अब देखो, हमने ये तो मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया कि 1857 में हिमाचल में हम लोग 3 ही ऐसे राजा देखते हैं जो खड़े हुए, कि हमने राजा भी नहीं थे, उनमें से एक ही आपके राजा थे, बाकी के जो 2 हैं वो वैसे ही जैसे आपके कोई पंडित था, सबाथू के रहने वाले थे तो वो ही रहे जिन्होंने आक्रोश दिखाया, बाकी सबने अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन वो है 1857 की बात। अगर इससे 10 साल पीछे जाते हैं हम लोग, तो वहां पर ही पठानिया जो है इनका नाम वहां पर आया, जो कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर अपना जो आक्रोश है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ दिखाए। यहाँ पर नूरपुर के ये रहने वाले थे, और जो नूरपुर की उस वक्त फैमिली थी उनका नाम था वीर सिंह ऑफ नूरपुर, उनके वजीर के ये यहाँ पर बेटे हुए। इन्होंने मना किया कि नहीं, हम जो है अंग्रेजों को यहाँ पर नहीं जीतने देंगे, तो वहां से इसकी शुरुआत हुई। ऑब्वियस सी बात है कि उस वक्त अंग्रेज थोड़े स्ट्रॉन्ग ज्यादा थे और वो खुद को आर्म्स भी थे उनके पास में, यानी कि आर्मी भी थी। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, ये बैटल डेफिनेटली यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने की, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ शाहपुर कांडी। बट अगेन इसमें इतना कुछ नहीं हुआ, वहां पर उन्होंने सिंबोलिज्म के बदले बहुत कुछ दिखाया, लेकिन बाद में इनको यहाँ पर पकड़ लिया गया और रंगून, दैट वाज बर्मा एट दैट टाइम, तो बर्मा इनको भेजा गया। उस वक्त 1900s में काफी ज्यादा एक्टिव ब्रिटिशर्स रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस तरीके के आक्रोश को दबा दिया जाए। सो नेक्स्ट न्यूज हमारी बात करती है कुछ यूनिक एंड रेयर कांगड़ा पेंटिंग्स के बारे में। अराउंड 56 ऐसी पेंटिंग्स हैं जिनका थीम है महात्म्य। इनको यूके से यहाँ इंडिया में लाना बैन किया गया है। रीजन बिहाइंड कि वहां पर इनकी जो कॉस्ट है अराउंड 3.43 करोड़ है, तो इतनी आसानी से तो उनको नहीं एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा कि जाओ किसी और की हेरिटेज है ना। तो सबसे पहले 2-3 चीजें याद रखेंगे। सबसे पहली महात्म्य पेंटिंग्स कह रहे हैं हम इनको, महात्म्य 56 पेंटिंग्स हैं, कांगड़ा की ये पेंटिंग्स हैं। और अगेन रीजन क्या है महात्म्य कहने का, तो कि जैसे जो माता हैं, पुराणों में लिखा गया है कि हमारी जो शिव शक्ति है, शक्ति जो है वो उसका महिषासुर का वध करती हैं, वो सारे इन पेंटिंग्स में डिपिक्ट किया गया है धीरे धीरे करके, तो उनका मेंशन। अगेन कांगड़ा की जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं एट ए टाइम। संसार चंद के टाइम पे हमने देखा कि वो अपने जेनिथ तक पहुंची। इस दौरान पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, अगेन डिटेल में अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो और पढ़ सकते हैं। इनमें अब कुछ थीम्स रहती है, जैसे कि नेचुरलिज्म, जो शिव पार्वती हैं, या फिर कृष्ण राधा कृष्ण हो गई, रास लीला है, ऐसे वाले फीचर्स इसमें दिखाए जाते हैं। सॉफ्ट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लैंडस्केप्स, क्योंकि हिमाचल में आ गए तो पीछे पहाड़, नदियाँ, वो सब हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कांगड़ा की पेंटिंग्स हैं। और यहाँ पर 2 नाम थे इस न्यूज़ में, मैं चाहती थी कि मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। एक तो है WC आर्चर, ये ना खुद को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट मानते थे पहाड़ी स्टाइल ऑफ ये जो आपकी पेंटिंग्स हैं या आर्ट है उसमें। लेकिन यहाँ पर तर्क दिया गया था कि 1942 में ना इन्होंने जो छोटे आपके स्कूल के बच्चे होते हैं उनके ऊपर आर्म्स जो हैं यानी कि बंदूकें तान दी थी, जिसको शहीद स्मारक भी कहा जाता है। तो बोला क्या ये आदमी, इवन अगर ये बहुत बड़ा एक्सपर्ट है भी, तो क्या ज़रूरी है, बोलते इनकी सारी जो एक्सपर्टीज़ है उसको यहाँ पर लेना, क्योंकि ये एक्सप्लॉयटेटिव थे नेचर में कॉलोनियल टाइम्स में। एक तो ये, दूसरे हैं ये, इनका नाम है जी अल्मा लतीफ़ी। इनको लतीफ़ी कलेक्शन कहा जाता है, जो इन्होंने पेंटिंग्स उस वक्त ली थी। बहुत पढ़े लिखे इंडिया के ही इंडियन सिविल सर्विसेज में ये हुआ करते थे। बाद में यूके में इनकी जो 1980s हैं वहाँ पर उनकी ये पेंटिंग्स जो इनको महात्म्य कह रहे हैं वो मूव की गई। उससे पहले वो आपकी लतीफ़ी कलेक्शन का पार्ट थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ बात करती है कालका हेरिटेज के बारे में।
कालका शिमला रेलवे जो चलता है, जिसको हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एक मानते हैं, साथ ही में ये बड़ा फेमस तो है, टॉय ट्रेन कहते हैं, बड़ी सारी चीज़ों के साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ना एक नए तरीके का हम लोग कोचेज इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिनको कहा जा रहा है डीजल हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट कोचेज। देखो अभी बनाएंगे, लगाएंगे, चलेंगी नहीं चलेंगी, सिर्फ नाम याद कर लो, DHMU, इतना सा काफ़ी है। बाकी आपको शिमला कालका के बारे में पता होना चाहिए कि पूरे इंडिया में 3 रेलवेज हैं जो माउंटेन रेलवेज हैं। एक है आपके शिमला कालका रेलवे, एक है दार्जिलिंग और एक है नीलगिरी। तो यही 3 हैं। इसमें से जो शिमला कालका है ये बनी थी आपकी 1903 में। इसके जो मेन इंजीनियर थे उनका नाम था HS हेरिंगटन। फिर बड़ी सारी चीज़ें जैसे कि बड़ोग टनल है, कैप्टन बड़ोग ने बनवाई, फिर वो जुड़ी नहीं आपस में, फिर कैप्टन बड़ोग ने अपना जो ऐसे वहाँ पर आत्महत्या कर ली, ऐसे करके बड़ी सारी चीज़ें। 2008 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का जो टाइटल है वो भी यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एप्पल के साथ में, मेंस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कोटगढ़ की इसमें बात की गई है, केस स्टडी की तरह हो गया कि 1916 में हम लोग जानते हैं सत्यानंद स्टोक्स, जिनको पहले जो है सैम्यूल इवान स्टोक्स के नाम से भी जाना जाता था, वो यहाँ पर एक अच्छी डिलीशियस वैरायटी ऑफ एप्पल जो है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। और थानेदार में जो आपका बड़ो बाग है वहाँ पर पहला ऑर्चर्ड उन्होंने सेब का लगाया और एप्पल इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे बनने लगा। अब बोलते हम लोग देख रहे हैं कि स्टोन फ्रूट होते हैं वो जिसमें बीच में बीज होता है, जैसे कि आपका प्लम है, चेरी है, फिर आपका एप्रिकॉट, खुमानी होती है, ये सारे क्या है बोलते हैं इनमें, ये स्टोन फ्रूट्स हैं। अब सारी इकोनॉमी इनकी तरफ मूव कर रही है, इंक्लूडिंग कोटगढ़ में भी स्टोन के फ्रूट्स लगाए जा रहे हैं। रीजन, सबसे पहला रीजन है क्लाइमेट चेंज, कि जो अभी भी लोगों के तरीके हैं सेब वाले वो पुराने चल रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज है। इसमें अब चिलिंग आवर्स होते हैं कि आपके जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से कम जाएगा और उसमें मॉइस्चर भी कम होगा, ओस नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे तो मुरझा जाएगा पत्ता भी, प्लांट भी, और साथ ही में जो आपका सेब है वो भी। तो बोला कि हमारे जो वेज हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो हमें इसमें देखने को मिल जाती हैं, और लोग पूरी तरह से सेब के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो जब सेब से पैसा नहीं आता तो फिर वो परेशान होते हैं। इंक्रीज्ड पेट्स, फिर यहाँ पर जो शिफ्ट है वो देखा गया है कि अब सब लोग जो हैं स्टोन फ्रूट्स भी यहाँ पर लगाने लगे हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये आसान है लगाने, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता जितना आपका एप्पल का रखना पड़ता है। यहाँ पर पेरिशेबल तो हैं, ये हाईली पेरिशेबल है, लेकिन हाइड्रो कूलिंग सिस्टम्स में इनको स्टोर किया जा सकता है। प्लांटिंग मटेरियल जो है वो इजीली मिल जाता है। फिर गवर्नमेंट सपोर्टेड एक हम जानते हैं शिवा प्रोजेक्ट भी है। शिवा प्रोजेक्ट जो है वो यही बात करता है कि हमारे जो शिवालिक्स हैं, इधर को सारे शिवालिक्स हैं, इनमें बोला टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर और चीज़ें उगाओ। यहाँ पर जो आपका अमरूद है, गुआवा उगाया जाए, ग्रेप्स हो गए, माल्टा है, ऑरेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें लगाओ। बोलते एप्पल के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट रहना है। तो वही चीज़ें इसमें बात की गई है और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये यहाँ पर फंड भी किया गया है। तो धीरे धीरे बोला ओवर हिमाचल हम लोग ये ट्रेंड्स देख रहे हैं कि सेब से जो आपकी शिफ्ट है वो स्टोन फ्रूट्स की तरफ देखी जा रही है। दिस इज आवर नेक्स्ट न्यूज़। ये यहाँ पर हमने ये समझना है कि ये हमारा हिमाचल है। हिमाचल का ये वाला एरिया है जिसमें आती है आपकी बीबीएन बेल्ट, साथ में ही BBN इज बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, देन हमारा ऊना है, हमीरपुर है, सिरमौर का एरिया है। यहाँ पर बहुत सारी फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्रीज हैं। हम लोग BBN बेल्ट को बोलते हैं दी फार्मास्यूटिकल हब ऑफ एशिया। अब इसमें क्या, एक पाइपलाइन मिली। तो पाइपलाइन है क्या, अब देखो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि नशे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कफ सिरप भी उनमें से एक होता है। फिर आती है बड़ी ड्रग्स, जैसे जब किसी की किडनी खराब हो जाती है, किडनी का ऑपरेशन होता है या कुछ भी होता है तो उनको बड़ी ड्रग्स दी जाती है, जैसे कि ट्रामाडोल है। और लोग जो है इन ट्रामाडोल हो गई, ये है एल्प्राजोलम। तो इससे क्या होता है जी, इससे लोग नशे करते हैं। लेकिन अब ये यहाँ से लीकेज जो है वो कैसे हो रही है, यहाँ से निकल कैसे रहा है, तो वही पाइपलाइन जो है वो यहाँ पर मिली। ठीक है कि ये जो हाई आपकी एंड ड्रग्स हैं इनको पहली बात बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचा नहीं जाता, और ये NDPS के अंडर आती हैं। तो इसमें NDPS का जो पर्चा है वो बढ़िया पड़ता है। उसी पाइपलाइन को यहाँ पर जो है क्या किया गया, चेक किया गया। अब देखो ना बहुत सारे चैलेंजेस है। अगर आप पिछले कुछ महीनों से न्यूज़पेपर देखोगे तो वहाँ पे हम लोग
साल ही हो गया मेरे ख्याल, क्वालिटी कंट्रोल में फेल हो रहे हैं। बोला ये वाली दवाई इस उस तक नहीं थी, मापदंड तक नहीं थी, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, क्वालिटी आता रहता है बहुत सारा। तो पहला चैलेंज तो हो गया क्वालिटी। दूसरा अब ये भी साथ में आ जाता है कि ड्रग मैनेज जो है इसमें भी इसका काम है। तो बोले इसको मैनेज कैसे किया जाए, तो सबसे पहले तो हमें प्रोडक्शन में जो लूप होल्स हैं उनको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर लैक ऑफ कोटाज, यानी कि जैसे अगर एक कंपनी है यहाँ से आपके डिफरेंट इसमें जा रहे हैं, तो कि यहाँ से जैसे 2 पेटी जाएगी तो 2 ही पेटी सबको जाएगी, 2 नहीं जाएगी। कोटा की हम लोग बात कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लैक ऑफ कोटाज या डाइवर्जन स्ट्रैटेजीज हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा, जिसमें यूनिफाइड एक डिजिटल पोर्टल जो है वो बनाया जा सकता है। रॉ मटेरियल की स्क्रूटनी की जा सकती है। बट सुंदर बातें हैं, ये सरकार अपने एंड पे करेगी, ये वो जो आपकी कंपनीज हैं वहां पर बनी हुई वो नहीं करेंगी। ये जो है आपके सरकारों का काम है ये वाली सारी चीजें चेक करना। नेक्स्ट न्यूज है इकोलॉजिकल क्राइसिस की, जो कि हमें हिमाचल में देखने को मिल रहा है। अब ये इलीगल माइनिंग की बात कर रहा है। यहाँ पर एक रिपोर्ट आई, डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट, इसने बात की कि हमारी ये ना ब्यास नदी ऐसे करके जाती है। ब्यास में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, लूणी, मूसी, चक्की, वो सारी जो खड्डे हैं वो इसमें यहाँ पर मिलती हैं। तो ये जो ऊपर वाली सारी जितनी भी हैं यहाँ पर होती है इलीगल माइनिंग बहुत सारी। इलीगल माइनिंग का मतलब क्या है, देखो रेता होता है, जो हमारी ये नदियां बहती है ना, इनके यहाँ रिवर बेड्स के ऊपर रेता होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके ट्रैक्टर्स जो हैं ऐसे करके जाते हैं और यहाँ पर माइनिंग करते हैं। अब ये अलाउड नहीं है। पहला रीजन क्या है जी, पहला हिमाचल प्रदेश इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर ऐसे ही कुछ भी नहीं हम लोग हिला सकते। देखते हैं ना बारिशों में कि जब हम पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो पहाड़ भी हमारे साथ में मजाक करते हैं। हमने जैसे बारिशें देखी, उसके बाद जो हालात हैं, या हम लोग एक बड़े अर्थक्वेक की बात करते हैं कि वो आ सकता है। तो पहला रीजन तो यही हो गया इकोलॉजिकली सेंसिटिव। दूसरा क्या है, अब यहाँ से ब्यास नदी जा रही है, इसने अपना कोर्स चेंज करना शुरू कर दिया है, यहाँ से ऐसे करके होने लग गई है। यहाँ पे चक्की नदी है, उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ था, वही टूट गया। क्यों? क्योंकि अब जब हम यहाँ से रेता निकालते रहेंगे एक रिवर के बेड में से, तो वो डिस्टेबलाइज होगा तो हम यहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है वो पूरे इकोसिस्टम में हमें मतलब चेंजेस देखने को मिलते हैं। अनसाइंटिफिक माइनिंग, अनसाइंटिफिक का मतलब ही ये है कि जैसे हमने बड़े क्रशर्स जो हैं उनको बैन करके रखा है, तो वो हम लोग सपोर्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को। अनसाइंटिफिक का मतलब ही ये है कि बिना किसी सर्वे के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के कहीं पे भी माइनिंग कर दी जाए। बहुत सारे लोग जो हैं अब यहाँ के जो पैरामीटर्स हैं उससे भी आगे बढ़ते हैं। पैरामीटर्स क्या हैं, जैसे ये हमारी लैंड है, ठीक है, लैंड के सिर्फ 1 मीटर तक माइनिंग की जा सकती है, जबकि पंजाब में अगर हम देखें तो 3 मीटर तक की जा सकती है। हिमाचल बीइंग इकोलॉजिकली सेंसिटिव 1 मीटर। बहुत सारे लोग इस मापदंड का भी ध्यान नहीं रखते। दूसरी चीज़ आ जाती है कि इसमें और बड़े सारे रूल्स हैं ना। 2024 के हमारे माइनिंग रूल्स आए थे प्रॉपर, जिससे खुश नहीं थी ऑपोजिशन। तो उसमें बात की गई कि कैसे हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपने माइनिंग रिसोर्सेज को। तो वैसे ही अब यहाँ पर जोनिंग की गई है। जोनिंग होनी चाहिए और डिटेल्ड कि कौन सा सेफ जोन है, कहाँ पर माइनिंग की जा सकती है, कहाँ पर नहीं करनी चाहिए। रिप्लेनिश स्टडीज की, ये जो रिवर्स हैं ये नेचुरली कैसे वापस से अपना जो भी कोर्स है उसको वहाँ पर स्टेबलाइज कर सकती हैं, और मॉनिटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर जब गड़बड़ कहाँ होती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, फ्लैश फ्लड्स देखते हैं हम लोग, लॉस ऑफ बफर, यानी कि अगेन जो भी आपके ये आपके स्पीड ब्रेकर्स ही होते हैं। एक नदी का जो ये कोर्स होता है ना, वो फ्लड कब करती है, जब ये वाला कोर्स छेड़छाड़ हो जाती है। कुल्लू वाली साइड यही होता है ना कि अब नदी के फ्लड प्लेन्स थे, नदी आती है कुछ इस तरीके से, ये नदी का रास्ता है, कभी पानी कम है तो ऐसे ऐसे आया। अब ये जो है ये सारे दे आर सपोज टू बी फ्लड प्लेन्स। अब जब बारिश ऊपर ज्यादा हुई तो बहुत सारा पानी आया। अब यहाँ पर अगर लोगों ने घर बनाए हुए थे तो ये तो साथ में बहेंगे ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्लड प्लेन्स। तो ये ही आपकी देखो इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ थी। इसमें मैं आपको ऑनरेबल मेंशन देती हूँ, जैसे कि सबसे पहला है ये आपका कांगड़ा का कार्निवल। जैसे शिमला में कार्निवल होता है तो कांगड़ा में भी अब कार्निवल शुरू किया गया है आने वाले टाइम में, और इसमें चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर इसमें बात की गई वो यही कि यहाँ पर जो भी आपके सिंगर्स हैं लोकल, उनको क्यों नहीं बुलाया गया, रादर बाहर से जो पंजाबी या बाकी के गाने गाते हैं आपको, वो वाली संस्कृति यहाँ पर आई। लेकिन हिमाचल के जो आर्टिस्ट हैं उनको यहाँ पर मान्यता नहीं दी गई। दूसरा ये है, ये सुखू जी ने कहा कि 2027 तक आते आते हम लोग जो है हेम्प का इस्तेमाल करेंगे।
भांग दो तरीके की होती है, एक को हम लोग बोलते हैं वीड, एक को बोलते हैं हेम्प। जो हेम्प है उससे जैसे बैग बनते हैं, पूले बनती हैं, या और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो बनते हैं इससे। तो आने वाले टाइम में क्या ये ऐसा कुछ पास करेंगे यहाँ पर जिससे ये वैलिड हो पाएगा? अभी ये भी हिमाचल में वैलिड नहीं है, इलीगल नहीं है। नेक्स्ट है लारजी लेक। लारजी मैंने सिर्फ इसलिए डाला क्योंकि न्यूज़ देखी मैंने। लारजी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो ये हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। बस डिस्ट्रिक्ट सा पता हो, अपनी जो भी आपकी लिस्ट है वहाँ पे ऐड कर देना है। एंड द लास्ट वन इज पेपर लीक। जो पेपर लीक है अगर हो जाता है तो उसका ऑफेंस नॉन बेलेबल है, आपको बेल नहीं यहाँ पर मिल पाएगी। सो दैट इज इट। बस इतने से काफ़ी है मेरे ख्याल से, इन चीज़ों के बारे में इतना सही है। बाकी की जो मेन न्यूज़ थी वो मैंने आपको बताई दी। और ये है मेरा इंस्टाग्राम, ये है मेरा ट्विटर। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, सिंस हम आने वाले साल में बहुत सारे नए बैचेस भी शुरू कर रहे हैं, सो अगर आपके कोई भी इश्यूज़ रहते हैं आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।